गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन क्लास 10th साइंस का बहुत ही प्यारा चैप्टर जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बेसिक ही है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उन टॉपिक्स को बड़े कॉन्सेप्चुअल वे में कवर करते हुए क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर, जहां पर हम लोग रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर, प्यारा चैप्टर, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। रासायनिक समीकरण एज वेल एज रासायनिक अभिक्रिया। तो बेसिक लेक्चर होने के अकॉर्डिंग पहले पूरे इसके परत दर परत के कहानी को समझो। इस पूरे चैप्टर के परत दर परत कहानी को समझो कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सीधा हम सिलेबस नहीं पढ़ाने लगेंगे। पहले एक रोड मैप क्लियर करो कि क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये कितनी मैक्सिमम जड़ें अपनी फैलाया हुआ है ज़मीन में, जैसे 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं, पहले उस रेंज को समझो और कुछ बेसिक चीज़ों के साथ आपको तब मैं समझाऊंगा। तो पहले 10th के स्टूडेंट्स ये समझें कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। क्लास 10th के बच्चे पहले ये तो समझे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे रासायनिक समीकरण प्लस रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर की जड़ को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को होने के लिए, किसी रासायनिक समीकरण के होने के लिए भौतिक परिवर्तन क्या क्या हो सकता है। भौतिक परिवर्तन, बेसिक के साथ चलना। भौतिक परिवर्तन, जैसे किसी केमिकल इक्वेशन को करा रहे हो तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन तो मान लो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन, और हम बात करेंगे, जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर का शुभारंभ यहीं से होता है। इस चैप्टर का शुभारंभ यहीं से होता है। मैं पहले आपको बेसिक तत्व पढ़ाऊंगा, तत्व, एलिमेंट। इस चैप्टर की शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा। पहले आपको बेसिक एलिमेंट याद होना चाहिए, क्योंकि रसायन विज्ञान पढ़ने चल रहे हो और तुमको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तत्व का नाम नहीं याद है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं तो तत्व को बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ, पहले तत्व पढ़ेंगे। और ये भी मैं बता दूँ कि 30 तक, नंबर ऑफ 30, मतलब 30 तक आपको एलिमेंट जो है वो याद होना चाहिए जुबान पे। इसके बाद फिर सूत्र कैसे बनाते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। केमिकल फार्मूला लिखते हो ना, रासायनिक सूत्र, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल HCl, साधारण जल H2O, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो रासायनिक जो सूत्र लिखते हो, रासायनिक सूत्र, आपको थोड़ा इस पर भी हम बेसिक क्लियर करेंगे, ये पढ़ेंगे। इतनी बातों को जब समझ लोगे तब हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। समीकरण को संतुलित करना मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इस पूरे चैप्टर की जड़ बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसकी जड़ें फैली हुई हैं। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण होती है जो अभिक्रिया, इसके प्रकार, मतलब अभिक्रिया का प्रकार, कितने प्रकार से अभिक्रिया होती है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार, जैसे इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल लाइन से चर्चा करूंगा। रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया बेटा नाम के लिए चैप्टर है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गर्त में फैली हुई हैं। तो मैं तो कहता हूं कि बच्चे को कुछ नहीं आता तो पहले केमिस्ट्री का 30 ठो तत्व याद करे, उसका परमाणु क्रमांक याद करे, भार याद करे,
कितने वो बॉन्ड बनाता है, कुछ बेसिक चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसे हवाबाजी में नहीं। तो पहले मैं तत्व बताऊंगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई। रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर में बेटा 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें आपको कमांड बनाना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार मैं बता दे रहा हूँ। कुछ संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे है ना, ये सब इसमें है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया डिसोसिएशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। साथ ही साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी कुछ होती हैं, मतलब वहाँ पे ऊष्मा वगैरह रिलेट होता है, तो थोड़ा सा ओवरऑल वैसे 10th लेवल पे बहुत हार्ड नहीं है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा से रिलेटेड कुछ रिएक्शन होती है। तो 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जो हमें अपने सिलेबस में रीड करना है। जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इसका एक पार्ट है। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और उपचयन और अपचयन, यहाँ पे उपचयन और अपचयन, मतलब कुल इतना ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ये मैंने सारांश दिया आपको, लेकिन कंडीशन है, ये कंडीशन है, जिस लहजे में पढ़ा रहा हूँ उस लहजे में पढ़ना, अपना दिमाग मत लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, तभी आपको बहुत बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि 2 टॉपिक जो मैं कवर कर सकता हूँ अपने इस छोटे से सेशन में, वही मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें क्या जवाब देंगे, जैसे अगर हम आपसे बोलें तो जवाब क्या दोगे हमको। मैं कहता हूं जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, या हो सकता है कोई 2 या 2 से अधिक तत्व कह लो, या मतलब छोटे पार्ट जो आपस में मिलेंगे। कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी, मतलब बाहर की दुनिया का भी प्रभाव दिख सकता है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, ऊष्मा का प्रभाव हो गया, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव हो गया, गर्मपन ठंडेपन से रिलेटेड, मतलब हो सकता है कि कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलें, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही मिलें, कभी कभी इकलौते में भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, उसका भी उदाहरण दूंगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करेंगे, और संयोग करने के बाद एक नए प्रकार का पदार्थ बनाएंगे, वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा ये कहती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके तीसरे नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। बहुत तोड़ के पॉइंट बोल रहा हूँ, तो कीवर्ड सुनिएगा।
कुछ पदार्थ मिलेंगे जिनका गुणधर्म अलग होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लो कि ए कोई पदार्थ है, तो प्रारंभिक रूप में इसका गुणधर्म अलग होगा, विशेष गुणधर्म अलग होगा। और फॉर एग्जाम्पल इसके साथ बी कोई है, वो मिक्स होगा। मिक्स होने का मतलब रिएक्ट करेगा, आपस में संयोग करेंगे, तो ए का गुणधर्म अलग होगा, बी का गुणधर्म अलग होगा। और आफ्टर द रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल सी कोई प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, सी कोई उत्पाद बनता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो हो सकता है कि इस विशेष नए गुणधर्म जो बन रहा है सी प्रोडक्ट, इसका नया गुणधर्म होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा, ये नया गुणधर्म शो करेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। अब इसका मैं कुछ उदाहरण रखता हूं, कुछ उदाहरण, जैसे लोहे में जंग लगना, आगे पढ़ेंगे, सुन लो। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का सड़ जाना रासायनिक परिवर्तन है। केले में जो पकने की प्रक्रिया या उसके सड़ने की प्रक्रिया, ये रासायनिक परिवर्तन है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, रासायनिक परिवर्तन में बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ढेरों एग्जाम्पल हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पेट में भोजन पचता है, भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, ये भी रासायनिक मतलब रसायन परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का रासायनिक परिवर्तन। और ढेरों एग्जाम्पल, और कितना एग्जाम्पल दें, बहुत सारे। केमिकल रिएक्शन बहुत होते हैं, जैसे बैटरी देखे हो, इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, उसके भीतर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। सेल, जिसको हम लोग सेल कहते हैं, घड़ी में भी कुछ सेल वगैरह लेती है, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं अगर भौतिक परिवर्तन की, भौतिक परिवर्तन की, कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो बेटा भौतिक परिवर्तन में तुम ये कह सकते हो, भौतिक परिवर्तन में ये कह सकते हो, जैसे जल को तुमने गर्म किया, इसको तुमने गर्म किया मतलब हीट दे दिया, एक तरह से टेम्परेचर दिया, तो जल किस में बन गया, वाष्प में। ये भौतिक परिवर्तन है। या एक और एग्जाम्पल, बर्फ आपने देखा है, बर्फ गलने के बाद क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। ये भौतिक परिवर्तन है। भाप देखे हो, भाप, अगर पानी को गर्म करते हैं हम लोग तो भाप देखे होगे, भाप, वाइपर, वाष्प। इस भाप को जो निकल रहा है, ढक्कन एक रख दो, ढक्कन, तो कुछ देर बाद देखोगे ढक्कन पे कुछ बूंद चिपक जाते हैं, ऐसे वाटर ड्रॉप, तो ये पुनः क्या बनता है, पानी। जो छोटे छोटे ड्रॉप हैं, भाप से भी जल जो बना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने, वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और कुछ प्रोसेस होगा, सराउंडिंग का असर हो सकता है, एटमॉस्फेयर का असर हो सकता है, और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो वो होगा रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और नए, ये इनका विशेष गुणधर्म अलग होगा, और आफ्टर प्रोडक्ट नया गुणधर्म बन के आ जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए जो तुम लिखोगे, कहने का मतलब अब यहाँ से आपका दूसरा डेफिनेशन क्लियर। और रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए लिखा गया समीकरण
ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। ये है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कार्बन है, कार्बन है। ये कार्बन पाया जाता है हमारे सराउंडिंग में, और ये O2 के साथ मिला, O2 के साथ, तो ये फॉर्म कर लिया CO2। बर्न करने पर ज़्यादातर होता है ये चीज़ें। और उदाहरण देख लीजिए, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। H2 के बारे में आप पढ़े होंगे। H2 हाइड्रोजन, ये H2 है। इसको हम O2 के रिस्पेक्ट में ले आते हैं, H2 और O2, तो मिल करके क्या बनाएगा, H2O। अब हमें ये बैलेंस करना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2H2O बना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया जो घटित हो रही है, जैसे हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि दही में कुछ प्रक्रिया होती है, दूध के फटते समय कुछ प्रक्रिया होती है, केले के पकने में सड़ने में, फलों के पकने में सड़ने में जो प्रक्रिया होती है, अंगूर के सड़ने में, ये कहीं ना कहीं रीज़न है केमिकल इक्वेशन का, आपस में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। और रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ नए पदार्थ मिलते हैं, संयोग करते हैं, उनके ऊपर कुछ बाहरी दुनिया का ताप दाब, गर्म ठंडा, बाहरी परिवेश का असर पड़ता है, और तब हमारा रिएक्शन हो पाता है। जैसे संक्षारण की अभिक्रिया आप जानते हैं ना, लोहा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लोहा की बात कर रहा हूँ, तो लोहा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मिलता है, वाष्प के रिस्पेक्ट में मिलता है। मतलब जो लोहा है, लोहा में जंग लग जाता है, तो लोहा O2 के साथ रिएक्ट करता है, वेपर के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ, तब जाकर के जंग लगता है, तब जाके लोहे में जंग लगता है। तो ये संक्षारण की प्रक्रिया है, इसको संक्षारण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये हमने बेसिक बात किया बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली आप कहेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके दूसरे नए पदार्थ के नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के होने में, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जिन समीकरण को हम लिखते हैं, वो कहलाती है रासायनिक समीकरण। और किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय ये बात याद रखिएगा कि जो शुरू में, जैसे मान लो A है, A प्लस B, मैंने माना A कोई पदार्थ है, B कोई पदार्थ है, इससे मिल करके C प्लस D कुछ बन रहा है, तो इसको कहते हैं अभिकारक। इतने पार्ट को कहेंगे अभिकारक, और बचे इतने पार्ट को उत्पाद कहते हैं। ये सब आगे बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बस एक बेसिक क्लियर कर। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने समझ लिया और रासायनिक समीकरण के बारे में समझ लिया। कुछ एग्जाम्पल से आपको और भी बातें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे हम एक आपको इसमें न्यू पॉइंट और ऐड करें, तो बहुत क्लियर कट आप समझिएगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब घटित होती है, एक बेसिक पॉइंट आपको दे रहा हूँ कि जब भी कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो यहाँ पर होगा क्या। चलो ठीक, अब हम लोग इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हमें पढ़ना था, किस ऑर्डर में पढ़ना था। एक बार फास्ट वे में कुछ पॉइंट्स को मैं और बेहतर ऐड कर रहा हूँ। जैसे बात करते हैं अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया, वहाँ पे कोई पदार्थ हो सकता है, कुछ तत्व हो सकते हैं, या 2 से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, और इन पे
नेचर वाइज बाहरी परिवेश के द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि लोहा है, आपने इसको छत पर रख दिया तो वर्षा के कारण, धूप के कारण, ठंडे के कारण, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या वायुमंडल में उपस्थित गैसों से रिएक्शन करके आप देखते हैं जंग लग जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में मूलतः यही बातें होती हैं कि चाहे कोई एक पदार्थ हो, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, कोई भी, वो एक पदार्थ भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस पदार्थ में कुछ ना कुछ तुमको परिवर्तन दिखाई दे देगा, परिवर्तन। अब ये परिवर्तन हो सकता है वो तुरंत हो सकता है कुछ समय भी लग जाए। तो दोनों चीज़ें हैं। बाहरी परिवेश का भी असर तुमको दिख सकता है, टेम्परेचर का, हीट का, अवस्था परिवर्तन, मतलब कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। लेकिन मूलतः अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब कोई एक पदार्थ अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके तीसरे नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का मतलब उत्पादन करते हैं या बनाते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जिन समीकरण को लिखते हो तुम, जैसे कहने का मतलब है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया जो घटित हुई है, रासायनिक अभिक्रिया जो घटित हुई है, इसको प्रदर्शित करने के लिए तुम एक तरफ अभिकारक लिखोगे, जाहिर सी बात है। अभिकारक मतलब जो रिएक्ट करेंगे, अभिकारक जो रिएक्ट कर रहा है, अभिकारक। समीकरण होने से पहले, अभिक्रिया होने से पहले जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिनका आपस में संयोग होगा, उसको एक तरफ लिखोगे। फिर एरो के बाद कुछ न कुछ प्रदर्शित करोगे, जिसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये फाइनल रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट। तो अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जो समीकरण बनाओगे, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जो समीकरण लिखा जाता है, जिसमें अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। बेसिक पॉइंट क्लियर। कुछ और आपको अगर बेसिक समझाना चाहूँ तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर आपको देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, या रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आइए, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कुछ पॉइंट कहूँगा उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे आपको बेसिक ये जरूर समझना होगा कि दूध क्यों फटा। गर्मियों के दिन में दूध को खुला रख दो कमरे में तो दूध फट जाता है, याद रखिएगा। लोहे का तवा है, कील है, इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो जंग लग जाता है। अंगूर को कुछ दिन तक छोड़ दो तो सड़ जाता है, क्यों सड़ा। भोजन को पकाते हो या भोजन का पचना ये कैसे हुआ। हम सांस लेते हैं, इसके पीछे बायोलॉजिकल कुछ प्रोसेस है, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है क्यों ऐसा होता है, सांस लेते समय कौन सी अभिक्रिया हो रही है, क्या रीज़न हो रहा है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब कुछ एग्जाम्पल जो मुझे लगता है कि आप इजीली समझ सकते हैं, मैं बताता हूँ। मार्केट में अगर आप जाओगे बेटा तो एक मैग्नीशियम के रिबन आपको मिलती है, मतलब मार्केट में मिल रहा है, बिल्कुल ये आपको इजीली बिल्कुल मार्केट में प्रोवाइड हो जाएगा। पहला क्रियाकलाप है, मैं बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप मार्केट में जाएंगे तो मैग्नीशियम की रिबन मिलती है, इसको आप क्या करो, माचिस से, मोमबत्ती से या बर्नर की किसी भी सहायता से आप कर सकते हो, किसी भी सहायता से इसको गर्म करो, जलाओ। मैग्नीशियम की रिबन मार्केट में मिलती है, इसको जलाओ। जब जलाओगे तो इसमें एक मतलब राख टाइप का कुछ पदार्थ मिलेगा, राख टाइप का, इसकी राख मिलेगी। तो ये क्या है, मैग्नीशियम को आपने जलाया तो जो प्रोडक्ट बना वो राख तुमको दिख जाएगा।
इस एग्जाम्पल को हम लोग रिएक्शन के साथ आगे समझेंगे। ऑलरेडी मैं इसको बताया हूँ, इस रिएक्शन को ऑलरेडी करना क्या है, मैग्नीशियम को O2 के साथ रिएक्ट कराओ, MgO बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक ये एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है तो इसके बारे में नहीं, एक ये आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ। किसी परखनली में, मार्केट में परखनली भी मिलता है, उसमें लेड, सीसा, लेड नाइट्रेट का घोल लेना है सॉल्यूशन, और उसमें हमको मिलाना क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होगा जब आप इस रिएक्शन को करोगे, मतलब लेड नाइट्रेट, शीशे का विलेन लेड नाइट्रेट, इसको हम कंबाइंड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा। हो सकता है कि हीट प्रोड्यूस हो सकता है कि उसका रंग बदल जाए, हो सकता है कि उसके कुछ प्रेसिपिटाइजेशन मतलब अवक्षेप मिल जाए। एक एग्जांपल और यहां पे देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, एक कोई फ्लास्क है, बर्तन समझ लो, सीधा सीधा परखनली समझ लो, एक बर्तन ले लो, शंक्वाकार फ्लास्क, फ्लास्क का मतलब तो एक बर्तन, उसमें कुछ जिंक का मतलब जिंक डाल दो, थोड़ा सा छोटे छोटे दाना जिंक के डाल दो, और फिर उसमें HCl को मिलाओ, HCl को। तो जब ये प्रोसेस आप करते हैं और उसको आपस में मिलाएंगे, जिंक को HCl के साथ मिलाएंगे, तो कुछ ना कुछ तुमको चेंज दिखाई देगा। इन सभी बातों में एक कॉमन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं विद एग्जांपल, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको वास्तविकता में भी समझाऊंगा, बिल्कुल आप समझ सकते हो बहुत इजीली। तो जब ये चीज आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ परिवर्तन दिख रहा है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने चल रहा था। ये रहा हमारा स्पेशल पॉइंट। तो देखिए ये है हमारा स्पेशल पॉइंट। इस स्पेशल पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खास तौर पे बेटा, ये जो मैंने पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, इसको आप जरूर रिकॉल करिएगा। देखो मैं अभी यही डिस्कशन आपके साथ कर रहा था। अगर हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया देखना है, हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखना है। या तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, की पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल देखो एनसीईआरटी का भी एक एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं। अवस्था में परिवर्तन देख करके हम पहचान जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या तो उसके रंग में परिवर्तन, अभी मैं 3 एक्सपेरिमेंट दिखाया था ना, जब आप इसको मिलाओगे तो हो सकता है रंग में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो वो गर्म हो जाए, या तो वो ठंडा हो जाए, या तो अवक्षेप बन जाए। ये देखिए रंग में परिवर्तन। या तो उसमें से गैस निकलेगा, भाप, भाप टाइप, भाप वेपर, और या तो वो गर्म हो जाएगा, हीट। सिंपल सी बात है, जैसे जिंक और HCl को मिलाओगे तो मुझे पता है कि वो जो फ्लास्क होगा वो हीट हो जाएगा, श्योर है। मेटल को एसिड के साथ मिलाओगे तो वो फ्लास्क गर्म हो जाएगा, छुओगे तो पता चलेगा। बेटा ये 4 पॉइंट तुम जरूर लिखना, एग्जाम का यही पॉइंट ऑफ व्यू 100% तुमसे एग्जाम में पूछेगा। रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, अपने आंखों से देख करके, दिमाग का यूज करके, तर्क का यूज करके कैसे पहचाने। आप इन 4 पॉइंट्स को समझ लो, इजिली आप बता सकते हो कि हाँ रिएक्शन यहाँ पे हुई है। तो ये 4 पॉइंट आप जरूर इसको गौर करिए। अब इसके बाद मैंने ये मेजर पॉइंट आपको बता दिया, सिंपल सा आगे अपने फिर उसी स्लाइड पे। अब रासायनिक समीकरण के बारे में देखें, सिंपल सा, जो पहला हमने रिएक्शन किया था देख रहे हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें बेसिक बात है आपको ये याद रखना है, मैग्नीशियम एक पदार्थ है, ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ है, संयोग किए तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। छोटा सा उदाहरण मैंने अभिक्रिया में भी समझाया था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और उत्पाद देंगे नए प्रकार का। ये देखो मैग्नीशियम अलग गुण है, ऑक्सीजन अलग गुण है, प्रारंभिक इसकी अवस्थाएं अलग अलग होंगी, गुणधर्म अलग अलग होगा, विशेषता अलग अलग होगा, लेकिन रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना ये अलग बिहेवियर का बनेगा, अलग नेचर का बनेगा। आपके सामने एक एग्जांपल। और बेसिक चीजें इसी में सेम, कई सारी चीजें बेसिक हैं। अब ये हमारा इतना मैंने बात किया है, आज की क्लास में मैंने यहां तक डिस्कशन कर लिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास पे अब एक पॉइंट और देख लीजिए, एक पॉइंट और देख लीजिए।
ये हमारा पहले क्लास का टारगेट था। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, या फिर इसी को कह दो रासायनिक समीकरण में, दोनों पॉइंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या फिर किसी भी रासायनिक समीकरण में जो भौतिक परिवर्तन होता है, बेटा ध्यान समझो, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, केमिकल कन्वर्जन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है इसको प्रदर्शित करने के लिए, जैसे मान लो ठोस है, ठोस सॉलिड, अगर कोई पदार्थ चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, मतलब चाहे अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, अगर सॉलिड है तो उसको एस से प्रदर्शित करेंगे, ये उसके भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करेगा। अगर कोई पदार्थ द्रव में है, द्रव, तो इसको एल से लिखोगे लिक्विड, लिक्विड। मान लो कि अभिक्रिया जब करवा रहे हो, जैसे HCl, याद है HCl, जिंक को HCl के साथ मिलाए थे तो HCl क्या है, सोल्यूशन था, तो लिक्विड लिखोगे। तो ठोस के लिए S यूज करोगे, लिक्विड के लिए L यूज करोगे, गैस है तो G लिख दोगे, गैस, अगर गैस है तो G लिख दोगे, G। उस अभिकारक में या उस उत्पाद के बगल में गैस लिख दोगे। तो ये नेचर पहले याद करो, समीकरण में मैं दिखाऊंगा। और एक पॉइंट और अगर जलीय विलयन है, जलीय, अगर जलीय विलयन है तो इसको एक्वस से लिखोगे, जलीय विलयन है तो एक्वस से, AQ, एक्वस। बस इन 4 पॉइंट को याद कर लो और हमारे इस प्यारे से सेशन में सारा पॉइंट मैंने कवर कर लिया। रासायनिक परिवर्तन क्या है ये भी हम समझ चुके हैं, भौतिक परिवर्तन क्या है हम ये भी देखिए, आपके सामने दूसरी बार ये लिख रहा हूं इस पॉइंट को, दूसरी बार। तो रासायनिक परिवर्तन भी समझ लिए, भौतिक परिवर्तन भी समझ लिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है समझ लिए, रासायनिक समीकरण क्या होती है इतना समझ लिए। अब हम लोग अगले क्लास में आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं इसके बारे में, मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक से। लेकिन चैप्टर हमारा पूरा टारगेट होगा क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ये पूरा एक फोकस वे में, एक डिटेल्ड वे में डिस्कशन कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग NCERT। जरूर NCERT पढ़ा करिए, ना समझ में आए तो मैं यहाँ पे लाइव एक्सप्लेनेशन आपको दिखा दूंगा वीडियोज में, और चीजें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्लास पे बात करते हैं अगला टॉपिक। तो फाइनली ये टॉपिक हमारा फिनिश, जितना हमारा आज का टारगेट था वीडियो में कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।